हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार बताऊंगा, यानी कि लेसन 2 है, अध्याय 2। अध्याय 1 यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आपको क्लास 10th विज्ञान के नाम से लिखा है, जाके उसमें देखेंगे। अध्याय 1 का पूरा न्यूमेरिकल सहित पूरा करा दिया हूँ। आज से मेरा दूसरा लेसन स्टार्ट है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए मैं इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाता टाइम से, क्योंकि ज़्यादा लोग देखते नहीं, और ज़्यादा लोग जब देखते नहीं तो मुझे मज़ा आता नहीं उतना, तो इसीलिए मैं अपलोड नहीं करता। यार प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, तो इसी प्रकार जल्दी ही आपका सिलेबस में ख़त्म कर दूँगा, ठीक है ना। तो देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, क्योंकि मैं हर एक देखते होंगे कि एक ही वीडियो में पूरा लेसन ख़त्म करने का काम करता हूँ। हो सकता है किसी कारण बस कट गया, या न्यूमेरिकल का तो अलग तो चलेगा ही, ठीक है ना, यानी कि आंखिक प्रश्न का। चलो इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। चलिए पहला है, देखिए इसमें डायग्राम मैं वैसे बना लिया किसी तरह, तो आपको इस तरह नहीं बनाना है, आपको अच्छी तरह से स्केल का प्रयोग करना है, गोला प्रकार का प्रयोग करना है। इस प्रकार से पेन से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए पहले इसका नामकरण कर लेते हैं कि इसका नाम क्या होता है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ देखते हैं बारीकी से। देखिए यहाँ पर ये होता है क्या, दृढ़ पटल। ये होता है क्या, दृढ़ पटल होता है। लिखता जाऊँ मैं, दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल ये है ना, देखिए तो मैं दृढ़ पटल यहाँ पर होता है, क्या होता है, दृढ़ पटल। यहाँ पर क्या होता है भैया, दृढ़ पटल होता है, ध्यान में रखना। ये यहाँ पर हो गया आपका दृढ़ पटल, और देखिए यहाँ पर यहाँ हो जाता है क्या, रक्तक पटल। आप दूसरी तरह बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसी तरह बनाओ आप। ये हो गया क्या, रक्तक पटल। यहीं पे इसके लिए यहीं पे होता है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। और यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, पीत बिंदु होता है। क्या होता है, पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है ना। ये दृढ़ पटल हो गया, यहाँ रक्तक पटल हो गया, यहाँ पर दृष्टि पटल हो गया, यहाँ पर पीत बिंदु हो गया। इसी प्रकार सबसे पहले यहाँ पर आपको बना लेना। ये चीज़ें जो होती है, ये चीज़ें जो गई है, ये वाली, ये क्या होती है, प्रकाश तंत्रिका होती है। आप दूसरी तरह भी बना सकते हैं, मैं जल्दी में बना लिया इसको, क्योंकि आज ये लेसन पूरा एंड करना है। ये क्या हो गया, प्रकाश तंत्रिका हो गया। पीत बिंदु आपको पता ही हो गया। अब देखिए कुछ बच रहा है यहाँ पर, ये क्या है, जानते हैं, लेंस लगा रहता है इस तरह जो रहता है, ठीक। तो ये हो गया क्या, लेंस आपका हो गया। इसके अंदर बिंदी बिंदी कर दो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर होता है, इसको हाथ की तरह ऐसे बना होता है, ये यहाँ पर ऐसे करके कुछ इसी प्रकार आकार का कुछ रहता है ना, यहाँ पर बना होता है। और यही क्या कहलाता है, आइरिस होता है। आइरिस, अभी कुल के बारे में थोड़ा 2-4 के बारे में मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो में ना। ये आइरिस हो गया, और यहाँ पर जो आपका उभरा उभरा दिखाता है वो क्या होता है, कार्निया होता है, यानी कि लिखेंगे क्या, कार्निया, ठीक है ना। और सब कुछ नामकरण हो गया, और नामकरण कोई ज़रूरी नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता मैं। चलिए अब लिखते हैं बारीकी से किट के बारे में ना, और सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। प्लीज़ यार लास्ट तक देखिएगा। तो लेसन 1 नहीं देखे जाइए, कंप्लीट करिए अपना लेसन 1 पहले, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेता हूँ दृढ़ पटल, इसमें क्या होता है, दृढ़। देखिए दृढ़ पटल कहाँ पर है, ये आंख के जो एकदम बाहर की ओर होता है, अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी होती है। किससे ढकी होती है, अपारदर्शी श्वेत प्रकाश से श्वेत परत से ढकी होती है, वही क्या होता है, दृढ़ पटल होता है। चलो लिख के दिखा देता हूँ, और आप सब भी लिख लीजिए। लिखिए आँख, अभी लिखूंगा ना आपको समझ में आएगा। आँख बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी, दृढ़ तथा क्या होता है, सॉरी, अपारदर्शी, दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी होती है। श्वेत परत से ढकी होती है, ढकी होती है। किससे ढकी होती है, श्वेत परत से। ये क्या हो गया आपका, देखिए लिख रहा हूँ, सॉरी इसलिए क्योंकि लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। चलिए आँख जो होता है वो बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी होती है। किससे ढकी होती है, श्वेत परत से ढकी होती है। जो श्वेत परत से ढकी होती है उसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। जो श्वेत परत दिखते हैं आपके आँख में, सफ़ेद सफ़ेद भी दिखता है, तो वही क्या कहलाता है, दृढ़ पटल। जो श्वेत है
क्या लिखे, श्वेत परत से ढकी होती है, श्वेत परत से ढकी होती है उसे क्या कहते हैं, ढकी होती हैं, तो लिख दो उसे दृढ़ पटल कहते हैं, काट के उसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्लियर हो गया ना दृढ़ पटल। अब क्या आता है, कार्निया देख लेते हैं क्या होता है, क्या कार्निया। देखिए कार्निया क्या होता है, यहाँ पर देखो कार्निया कहाँ है, देखिए दृढ़ पटल के क्या सामने, दृढ़ पटल के जो सामने उभरा हुआ भाग है, देखिए एक कार्निया उभरा है ना, उसे क्या कहते हैं हम, कार्निया कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम, कार्निया कहते हैं। चलो यही लिखते हैं, ठीक है ना, लिखो दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है। कैसे होता है ये, पारदर्शी होता है। क्लियर, समझ में आया, पारदर्शी होता है, ये क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। तीसरे नंबर पे लिख दो आइरिस। आखिर ये क्या होता है, कार्निया समझ में आया। अब आइरिस देखते हैं, अभी इसको भी बता देता हूँ आपको, आइरिस ना, आइरिस क्या होता है आपका, जो कार्निया के देखिए ठीक पीछे होता है, कार्निया के देखिए, कार्निया के क्या होता है ठीक पीछे वाला जो रंगीन अपारदर्शी, आइरिस क्या होता है, अपारदर्शी झिल्ली होता है, उसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। समझ में आया ना, कार्निया के एकदम ठीक पीछे वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। चलो लिखते हैं भाई, लिखिए कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, कैसा रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, का पर्दा होता है। क्लियर, समझ में आया, आइरिस भी समझ में आ गया, और ये 2-3 हेडिंग और आ गया। चलिए अब अगला हेडिंग क्या आपका बनता है, देखिए दृढ़ पटल बता दिए, कार्निया बता दिए, आइरिस बता दिए। अब देखिए रेटिना, जो इंपॉर्टेंट उसी बता रहा हूँ। देखिए रेटिना क्या होता है, रेटिना अब देखिए समझ लिए, रक्तक पटल के जो नीचे होता है, रक्तक पटल अभी समझाता हूँ। देखिए ये समझ लीजिए आपका रेटिना है, ये जो अंदर वाला भाग होता है ना, अब इसे समझिए अच्छे से, रेटिना क्या होता है। हेडिंग डालिए रेटिना, पहले हेडिंग क्या है आपका, रेटिना। रेटिना क्या होता है, रक्तक पटल के जो नीचे का आँख सबसे अंदर की ओर पारदर्शी झिल्ली होता है, यानी कि जो सबसे अंदर होता है रेटिना। समझ में आया ना, रक्तक पटल के नीचे ऐसे लिखते हैं आप, लिखो रक्तक पटल के नीचे आँख के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है। कैसी झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, और उसे क्या कहते हैं हम, रेटिना कहते हैं। जो मतलब जो सबसे अंदर होता है, समझ लो वही क्या होता है, झिल्ली होता है, रेटिना हो, जो सबसे अंदर होता है वही क्या होता है, रेटिना होता है। एक और देख लेते हैं, 5 जरूरी है ना, पीत बिंदु देख लेते हैं भैया, क्या होता है पीत बिंदु, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मैं वही ले रहा हूँ। पीत बिंदु जो होता है, ये रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं हम, पीत बिंदु। देखिए इतना आसान वही कोई बताने वाला आपको नहीं है, देख लेना आप, ठीक है ना। तो पीत बिंदु क्या होता है, जो मैं अभी जस्ट बताया कि रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है। क्या, कौन सा भाग होता है, पीला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे पीत बिंदु कहते हैं, उसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। रेटिना के एकदम क्या होता है, एक बीच में एक पीत बिंदु भाग होता है, पीला भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु। पीत यानी कि पीला, ऐसे समझ लेना। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ जाते हैं ना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले हेडिंग में चलो।
आपका अगला हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो आपकी एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस भी बनता है। वो कौन सा हेडिंग है? निकट दृष्टि दोष, इस दोष का निवारण और किरण आरेख खींची, यानी कि सब कुछ बनाना है। तो क्या करता हूँ, आपके सामने ही बनाकर दिखाता हूँ, नहीं तो कहोगे नहीं तो कि वैसे बनाएं। तो देखिए, मैं किसी का हेल्प नहीं ले रहा हूँ, ना तो स्किल का ना तो गोला प्रकार का। मैं आपके सामने गलत होगा तो सॉरी बोलता हूँ इसलिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? निकट दृष्टि दोष। देखिए बेसिक नहीं मैं समझाया हूँ, क्योंकि लेंस होते हैं कई प्रकार से, ये सब मैं नहीं समझाया हूँ। जो मैं बता रहा हूँ इसी पढ़िए, क्योंकि अब 10 के बाद ये आपको काम नहीं आएगा, यानी कि 12 में आएगा तो 12 में फिर से देखा जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ठीक, सॉरी थोड़ा गोला प्रकार हो गया ना। देखिए अब ये क्या होता है, ये बना रहा हूँ मैं क्या? निकट दृष्टि दोष। क्या बना रहा हूँ? निकट दृष्टि दोष मान लेते हैं। यहाँ पर कौन सा लेंस है? अभी उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में बताता हूँ और समझा भी दूंगा थोड़ा। ये आपका कौन सा लेंस हो गया? अभी बता देता हूँ। ये होता है, देख लो तुरंत ही, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। देखिए क्या होता है अवतल लेंस का निशानी। देखिए किनारों पर जो मोटा और बीच में पतला होता है उसे क्या कहते हैं हम? अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से बनता है, मैं बना दे रहा हूँ, आप सबको नहीं बनाना। इस प्रकार देखिए किनारों पर क्या है? पतला है, किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है, उसे क्या कहते हैं हम? उत्तल लेंस। ये है अवतल लेंस, इसको ध्यान में रखना। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण जैसे आई ना, और यहाँ पर भी एक लेंस बनेगा। अब यहाँ पर कौन सा लेंस बनेगा? आप बताइए भाई, कौन सा लेंस बना? ये आपका कौन सा लेंस बना? आपको अच्छे से बनाना है। ये हो गया आपका, पता होगा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे मान लेते हैं प्रकाश की किरण आती है, कहाँ तक आती है? जैसे यहाँ से गई, यहाँ पर आई, सॉरी यार थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक इसलिए हो गया क्योंकि मैं डायग्राम में लेंस भी छोटा बनाया हूँ, ठीक है ना। ये लेंस हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर प्रकाश की किरण आई और ऐसे ऐसे आए कई किरण, जैसे कोई किरण इतना आए। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक केंद्र पर आके सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है ना। यही चीज़ होता है, जैसे यहाँ से गई प्रकाश किरण ऐसे ऐसे ना, यहीं से गई और वहाँ पर क्या हो गया? जाके वहीं सम्मिलित हो गया, मिल गया। वही क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अब देखिए यह नेत्र क्या होता है? निकट। निकट मतलब समझ लीजिए पास, जो पास की वस्तुएं जो मुझे दिखाई देती हैं उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जो मुझे दूर की वस्तुएं दिखाई देती है उसे मैं क्या कहता हूँ? दूर दृष्टि दोष। क्या कहता हूँ? दूर दृष्टि दोष कहता हूँ। चलिए देखते हैं। अब यही चीज़ लिखना है, जो मुझे जैसे पास की वस्तुएं तो पास दिखाई देगी। निकट, निकट मतलब क्या होता है? पास होता है ना। जो मुझे पास की वस्तुएं दिखाई देंगी उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। पहले तो ये जान लीजिए, निवारण और किरण आरेख तो आपको मैं बना दिया, आप केवल निवारण और देखना है और इसको बारे में लिखते हैं। चलिए लिखिए, यदि नेत्र पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है। कहाँ की देख लेता है? पास की वस्तु जब स्पष्ट देख लेता है, लेकिन यानी कि परंतु एक निश्चित क्या है? एक निश्चित सीमा, यानी कि एक निश्चित दूरी कह सकते हैं, से अधिक दूरी, देखिए क्या की अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख पाता, क्या होता है? नहीं देख पाता है, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर समझ में आया? निकट दृष्टि दोष। फिर से एक बार समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष मतलब यही होता। मान लेते हैं इसको, देखिए कुछ नाम हम लिख दो भैया, नहीं तो कहेंगे मैं छूछे छोड़ दिए बिना कपड़ा पहने। यहाँ पर मान लेते हैं लेंस है तो पी आ गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसे, ये क्या होता है? यानी नेत्र की पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाहर। निश्चित सीमा क्या होती है? अभी जान लो। निश्चित सीमा होती है 25 सेमी। कितनी होती है? 25 सेमी। यानी कि 25 सेमी की बाद वाली जो वस्तुएं होती है वो निकट दृष्टि दोष नहीं देख पाती है। इसी को क्या कहते हैं हम? निकट दृष्टि दोष। समझ में आ गया ना? अब देखिए इसके बारे में लिखिए,
भैया जब कुछ बनता है तो उसका रीजन भी रहता है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, जब ऐसे काम करते हैं तो क्या होता है, लिख लो, नियम भी है थोड़ा इसको। नेत्र लेंस और रेटिना, कहाँ की, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, बढ़ जाए। कब बढ़ जाता है, समझ में आया कब बढ़ता है ना, अभी बताऊंगा कब बढ़ता है। तो ये क्लियर हुआ ना। आप दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं। ये जो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तब बढ़ जाती है जब फोकस दूरी कम होती है। जब फोकस दूरी कम होगी, लिख दो ऐसे ही, जब फोकस दूरी कम होगी तो ध्यान समझना, जब फोकस दूरी कम होगी तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। बढ़ जाती है। क्लियर, समझ में आया ये भी ना। अब देखिए इसका निवारण देखते हैं, ठीक है ना। इस दोष का निवारण, कौन से दोष का, निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो लिख देते हैं दोष का निवारण, लिख दो तो समझ जाएंगे किस दोष का निवारण करने जा रहा हूँ, किसका ना। तो लिख दो दोष का निवारण। अब इसका निवारण कैसे होता है तो लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको ना। तो वीडियो को भी स्किप कर देता हूँ, कैसे थोड़ा बड़ा लिखना है, और नहीं तो आप सब कहेंगे टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब। ठीक, चलो देखिए, जो मैं डायग्राम में बताया हूँ, लिखा हूँ, वही चीज़ इसमें दोष का निवारण भी करना है। यानी कि जो दूर से प्रकाश की किरणें आती है वह कैसे आती है, चलिए देखते हैं। देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए, मतलब कौन सा दोष भैया, निकट दृष्टि दोष। कहते नहीं है कि भैया जब चश्मा आप बनवाने जाते होंगे लेंस का, तो कहते हैं दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। यानी कि दूर की दिखाई देती है तो निकट की, जब तुम्हें निकट की दिखाई देगी, जब पास वाली वस्तुएं दिखाई देंगी तो क्या होगा, निकट दृष्टि। दूर की दिखाई देगा, दूर दृष्टि। समझ में आया ना। और वो निश्चित सीमा कितना होता है, 25 सेमी, ये याद रखना अपना। चलिए देखते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जिससे दूर स्थित से चलने वाली किरणें इन लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु यफ से चली हुई प्रतीत हो, तब ये किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती है, रेटिना आपको पता होगा। ये जो है देख लीजिए, ये रेटिना हो गया आपका। यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आई तो यहाँ पर आपको मिली। यानी कि मुझे कहाँ तक दिखाई देगा, केवल 25 सेमी तक दिखाई देगा, और 25 सेमी की बाद वाली किरणें मुझे दिखाना, यानी कि दिखना मुझे क्या हो जाएंगी, बंद हो जाती हैं। वही क्या कहलाता है आपका, निकट दृष्टि दोष। और दोष का निवारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा प्लीज़ यार। देखिए, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, दोनों में से तो एक पूछता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष। चलिए देखते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, निकट दृष्टि दोष क्लियर हुआ, दूर दृष्टि दोष से आ गया। दूर दृष्टि दोष होता है, पहले समझ लो, दूर दृष्टि दोष जो मुझे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल वे में समझना, दूर दृष्टि दोष होता है जब मुझे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी तो वहाँ पर दूर दृष्टि दोष होगा। जैसे दूर की कितनी सेमी, 25 सेमी की बाद वाली जो भी वस्तुएं मुझे दिखाई देंगे उसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर समझ में आया ना। अब अच्छे से देखिए, ये तो क्लियर समझ में आ गया कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, यानी कि जो मुझे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगे उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब देखिए, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख बनाओ। तो चलिए भैया पहले लिख देता हूँ, जो पहले क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन पहले कहा गया है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष अभी जस्ट मैं बताया आपको, दूर दृष्टि दोष होता क्या है, आपको वैसे सेम लिख देना है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, दूर दृष्टि दोष मतलब होता है जो मुझे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी तो मुझे उसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, सिंपल भाषा में। अब यही चीज़ आपको क्या करना है, लिखना है। चलिए लिख के दिखा देता हूँ। चलिए लिखिए, यदि नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। लिखने में थोड़ा अच्छे से लिखिए ना, वैसे भाषा लिखोगे अच्छा नहीं लगेगा। यदि नेत्र को दूर की वस्तु को तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु या लेकिन कहिए, परंतु
कितनी सेमी निकट, यानी कि कितनी सेमी भैया, कितने पास में, यानी कि 25 सेमी। मैं लगातार बता रहा हूँ, एक नंबर पे पूछता है कि मतलब दूर दृष्टि दोष कितनी सेमी, मतलब 25 सेमी होता है। आप समझ लो, अब जैसे दूर है तो 25 सेमी के बाद वाला दिखाई देगा, पास वाला नहीं दिखाई देगा। अब दूर दृष्टि दोष हो गया, ये क्लियर हुआ। अब निकट दृष्टि दोष यानी 25 सेमी के पास वाली जो वस्तुएं रहेंगी वही दिखाई देंगे। ठीक है, 25 सेमी की वस्तु लिखो। वस्तु क्या होता है, को स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है ना, क्या होता है, स्पष्ट दिखाई, सॉरी यार क्या मैं लिख दिया, यदि नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन 25 यानी कि निकट 25 सेमी की वस्तु को तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। सॉरी देखिए, 25 सेमी की वस्तु को तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। क्यों भैया नहीं देता, देखिए मैं अभी जस्ट बताया, दूर दृष्टि दोष जो है 25 सेमी की बाद वाली दिखाई देगा, यानी 25 सेमी तक आपको नहीं दिखाई देगा। वही चीज़ लिखा हूँ कि 25 सेमी की पास वाली जो वस्तु है वो नहीं दिखाई देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर करूँगा अभी, क्योंकि मैं रटाता नहीं समझाता हूँ और आपको रटना नहीं समझना है। दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, समझ में आ गया भैया। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब मुझे 25 सेमी तक क्लियरली नहीं दिखाई देगा, समझ में, 25 सेमी तक मुझे नहीं दिखाई देगा तो उसे दूर दृष्टि दोष, यानी कि 25 सेमी की जो बाद वाली वस्तुएं हैं वो दिखाई देंगी, तो वही दूर दृष्टि दोष होता है। चलिए आपके सामने मैं डायग्राम में यानी कि फिगर बनाता हूँ, क्या कहते हो आप सब, तो वही बनाता हूँ मैं और उसको बनाकर दिखाता हूँ। तो प्लीज़ यार आप सब किसका हेल्प लीजिएगा, गोला प्रकार का हेल्प लीजिएगा, मैं वैसे हाथ बनाकर आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं अंडा बनता है, क्या बनता है। कुछ हद तक देखिए यहाँ पर टेढ़ हो गया ना, तो कोई बात नहीं यार ना, आप सब ना करिएगा क्योंकि आप सब नहीं करना। 1 मिनट यहाँ पर लेंस बना देते हैं ना। देखिए अब यहाँ पर हुआ, अब यहाँ से क्या है, उभरा हुआ है। अब यहाँ से एक लेंस बना लेते हैं और अंदर भी एक लेंस बना लेते हैं। समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ बनाएंगे, अंदर भी बना लेते हैं, यहाँ पर भी बना लेते हैं। ये समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर बाहर भी एक लेंस बना लेते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस बाहर था और यहाँ पर भी क्या रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा भैया। क्या रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। तो चलो बनाते हैं, यहीं पर बनाते हैं अच्छे से ना, अच्छे से बनाइएगा आप सब भी। मैं तो नहीं बना पा रहा अच्छे से, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर बन गया। मान लेते हैं पहली तो एक सीधी प्रकाश किरण आई, या तो ऐसे ही आप इसको क्या है सिंपल वे में सीधा एकदम बना देना। यहाँ पर मिल गया रेटिना पर। अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ से आई प्रकाश की किरण, यहाँ से आई और इस तरह डाट डाट करके, तो यहाँ से सही नहीं बन रहा। अब देखिए यहाँ से अगर बनाते हैं प्रकाश किरण यहाँ से, तो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से देखिए ये भी जो प्रकाश किरण है यहाँ पर आकर यहीं पर मिल जाती है। ठीक है ना, इधर भी ऐसे बना देते हैं हम, यहाँ पर भी ऐसे मैं बना देता हूँ, डाट डाट करके इधर से आता है, यहाँ पर आया। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है ना, जूम कर दूँ। चलिए अब देखिए ये आया डाट डाट करके। अब देखिए यहाँ से जो है प्रकाश की किरण यहाँ तक जैसे आया, ये देखो यहाँ तक जैसे ये आया और तुरंत कैसे हो गया, अब यहाँ से लेकर ये देखो ये यूँ यहाँ पर आकर मिल गया। अब ऐसे सेम इसको भी बना लेना है आपको। यहाँ तक आया सीधे, तो सीधे आएंगे भैया, तो यहाँ पर लास्ट में जाके मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ से जब आएगा ऐसे करके, यदि आया है तो मैं अच्छे से बना नहीं पाया, सॉरी, ऐसे ही बनाना है कुछ। तो ये हो गया क्या, आपका उत्तल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया था, उत्तल लेंस हो गया ये आपका। यहाँ से जब प्रकाश किरण देखो ऐसे गया, ठीक है ना, यही चीज़ आपको बनाना था। अब इसी के बारे में मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, ओ है, यहाँ पर पी है, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिखना है। अब देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, इसके बारे में थोड़ा और लिख दो, जैसे ये लिखे। अब देखिए जब उसके बारे में थोड़ा लिखे तो ये क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। ये भी लिख लो थोड़ा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, थोड़ा 1 मिनट जूम इन कर लो।
बहुत बढ़िया। चलिए क्या हो गया, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है भैया, फोकस दूरी अधिक होती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। दूसरा क्या लिखेंगे कि नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, कहाँ की दूरी, बीच की दूरी, कहाँ के, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। समझ में आया भैया ना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही है, इसके 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट जरूरी लिखना थे। अब देखिए दोनों पॉइंट लिखने के बाद आप इसमें क्या लिखेंगे, निवारण लिखेंगे भैया। क्या लिखेंगे, निवारण। किसका निवारण कर रहे हो, दूर दृष्टि दोष। भूल तो नहीं गए ना, दूर मतलब दूर की वस्तु जो मुझे दिखाई देगी, यानी कि 25 सेमी की बाद वाली जो मुझे दिखाई देगी वही क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। चलिए अब लिखिए इसमें निवारण, लिखिए इस दोष, कौन सा दोष, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का मतलब, जैसे आपके पास डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर ही जान पाएगा कि मैं इनको कौन सा लेंस दूं, तो इसको समझ लीजिए उत्तल लेंस। देखिए अभी हम उसके बारे में अच्छे से गहराई से बात करेंगे, तो पहले इसको समझिए कि इसको दूर करने के लिए कितनी फोकस दूरी वाला क्या चाहिए। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी का कौन सा लेंस चाहिए भैया, मैं बनाया था ऊपर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, कब किया जाता है भी बता रहा हूँ, 1 मिनट लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। क्या किया जाता है, लाया जाता है। और जैसे लिख दो, इसको भी लिख दो, जिससे 25 सेमी कितना दूर, जिससे 25 सेमी दूर बिंदु, कितना सेमी, 25 सेमी दूर बिंदु, स्थित बिंदु या स्थित बिंदु का दो या बिंदु का प्रतिबिंब दोषी आँख के लिए बिंदु ओ पर बन जाए। किसके लिए, दूर जो बिंदु है किसके लिए भैया, दोषी आँख के लिए, मतलब जो समझ सकते हो ना, दोषी समझदार हो, समझदार के लिए इशारा ही कॉफ़ी है, कॉफ़ी नहीं काफ़ी है। चलिए दोषी आँख के लिए या आँख के बिंदु ओ, बिंदु कितना, ओ पर बन जाए। कहाँ बन जाए, ओ पर बन जाए, वही निवारण आपका होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना भैया। अब इसका दूरदृष्टि दोष का आपको क्या क्या समझ में आया, दूरदृष्टि दोष समझ में आया, किरण आरेख भी बना दिया और निवारण भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं श्वेत प्रकाश का, क्या देखते हैं, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले पेज में मैं देखता हूँ। चलो देखिए अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट पूरा कवर कर ले रहा हूँ, आपको घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि श्वेत मतलब क्या होता है, सफ़ेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि वर्ण विक्षेपण कहीं भी आ जाता है, आपको यही चीज़ लिखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए पहले मैं डायग्राम बना के आपके सामने दिखा देता हूँ, और फिर ध्यान में ये बात रखना, मैं लिख दूँगा, समझा दूंगा, लिख दूंगा, जो वो बंद स्किप करके लिखूंगा, क्योंकि ना आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चलिए बनाता हूँ पहले। एक त्रिभुज का आकार हुआ, देखिए भैया ये बताओ, सुबह जब होता है प्रकाश तो एक ही जगह से पहले निकलता है ना, फिर डिफरेंट मतलब सभी जगह फैलता है, कि दरिया से निकलता है, कहीं धरती से निकलता है, कहीं ऊपर से, कहीं अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे, मतलब सब जगह से निकलता है क्या, नहीं निकलता ना। यानी कि प्रकाश को जो है, मान लेते हैं जो श्वेत प्रकाश है वो यहाँ से किसी छिद्र से निकलता है, भैया छिद्र से ही निकलता है श्वेत प्रकाश। समझ में आया कैसे, अरे भैया देखो अच्छे से क्लियर समझिएगा अच्छे से। श्वेत प्रकाश जो होता है वो छिद्र से निकलता है, क्योंकि अब देखते होंगे आसमान में सुबह के टाइम, तो देखते होंगे आप सब सुबह, यानी कि जो प्रकाश आता है वो किसी छिद्र से ही आता है। जैसे सूर्य भगवान सुबह उगते हैं, जो उगते हैं
तो पूरा क्या होता है, पूरा प्रकाश प्रकाश हो जाता है, यानी कि एक ही जगह से निकलता है। वैसे ये भी ये समझ लो कि ये एक ही जगह से एक छिद्र से निकलता है। यहाँ से जैसे मान लेते हैं यहाँ छिद्र है, यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। यहाँ से जब प्रकाश की किरण आता है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होता है, डिफरेंट रंगों में, यानी कि भिन्न भिन्न रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। देखिए जैसे यहाँ से आया, यहाँ पर गया, आपका यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, मतलब इसी प्रकार से आकर मान लेते हैं ये धरती हो गया, और इसी पर क्या होता है, बिखरता है। ये 7 रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 रंगों में डिफरेंट रंगों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं। चलिए ऊपर होता है क्या, देखिए सबसे पहले क्या होता है, बैगनी रंग होता है बड़े में ना, तो ऊपर से लिखते हैं लाल, मान लेते हैं ऊपर है लाल, नारंगी, पीला, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी, आसमानी बैगनी, ठीक है ना। इसमें क्या लिखना है, जब हम कोई पतले छिद्र से कोई प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण एक कांच के प्रिज्म से यहाँ पर, यानी कि प्रिज्म से गुजारे। आप अगर आपके उसमें स्कूल तो जाते नहीं होंगे, कुछ लोग जाते होंगे तो उसकी बात ही अलग है। तो जब जाते हैं तो एक प्रिज्म अगर कहेंगे सर जी वर्ड विक्षेपण का एक प्रिज्म दे दीजिए, तो वो देंगे शायद, अगर प्रैक्टिकल होता होगा आपके स्कूल में तो, ठीक है ना। तो जैसे कोई प्रकाश की किरण किसी छिद्र से आया, इसमें आया, किसमें, ये जो है किसका है, ये प्रिज्म जो है ये कांच का है, प्रिज्म से गुजारे तो प्रकाश के अपने उसमें देखेंगे। मैं देखा था उसको प्रैक्टिकली, अगर उसको दूर करके आँख बंद करके अगर देखेंगे तो उसमें 7 रंग विभिन्न कलर के दिखते हैं। बहुत मज़ा आता देखने में, तो हम सब बहुत देखते थे। तो आप सब भी देखिएगा अपने सर से कहा के। तो प्लीज़ मैं यही चीज़ अब लिखने जा रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण किसी भी प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म से गुजारे, ये कांच की प्रिज्म है, इससे गुजारे तो वो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। विभिन्न रंगों में क्या हो जाती है, अपने विभिन्न रंगों में विभाजित होती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए लिखता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलो देखिए मैं लिख चुका हूँ, और ध्यान में रखिएगा जैसे मैं आपको जो बताता हूँ, जो चीज़ बताया इसमें वही चीज़ लिखना है। लिखा है क्या, यदि हम पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश, यानी कि यहाँ से जो आते हुए प्रकाश को एक कांच के, ये कांच है ना, कांच के प्रिज्म से गुजारे तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों, यानी कि विभिन्न रंगों में, यानी कि अपनी अपनी जगह जो रहता है वो कवर कर लेता है। अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है, प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब इसके क्या है, जब कोई सूर्य के प्रकाश को कोई किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो एक प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। यानी कि जब कोई सूर्य की जो प्रकाश की किरण होती है वो किसी प्रिज्म से जब गुजरने लगती है, वह क्या होती है, वह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ने के साथ साथ विभिन्न रंगों में क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं हम, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब कोई छिद्र से, यानी कि किसी छिद्र से प्रकाश की किरण आती है, किसी कांच, ये कांच होता है, किसी कांच पे आती है, तो यहाँ से अपने अवयवी रंगों में, यानी कि विभिन्न रंगों में जो विभाजित होने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब चलिए अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। चलो आप एक चीज़ और ध्यान में रखना इसी में है, वर्णांधता अगर आ गया या वर्ण विक्षेपण, जैसे वर्ण विक्षेपण है, अगर सिर्फ आ गया वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो वह क्या कह देना, अपने अवयवी रंगों से 7 रंगों में विभाजित होने या अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यानी कि इस पाठ से अगर कुछ भी आ जाता है वर्ण विक्षेपण के नाम से, तो आपको यही चीज़ लिख देना। अगर पूरा लिख देंगे तो पूरा नंबर बस ज़्यादा दे देगा नंबर। चलिए अब ये तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन था, जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था इस लेसन में, मुझे लगता है आ गया होगा। अब चलिए इंद्रधनु, सूर्योदय सूर्यास्त के समय कैसे होता है, ये सब के बारे में छोटा छोटा जो बचता है, चलिए इसी के बाद चर्चा करता हूँ। चलिए अगले पेज में। अब देखिए वर्णांधता क्या होता है। क्या वर्णांधता होता है भैया, ये भी एक समझ लो रोग ही है।
क्या है, रोगय है। ये भी जैसे आँख का रेटिना होता है, इसमें संकोशिकाएं नहीं होती है। वर्णांता में संकोशिकाएं क्या होती है, नहीं होती है। समझ में आ रहा बात ना, वर्णांता में संकोशिकाएं नहीं होती है, जिसके कारण रंगों की पहचान एवं अंतर करने की क्षमता नहीं होती। यानी कि किसी किसी चीज़ को क्या होता है कि उसका जो पहचान होता है वो पहचान करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रंगों की पहचान करना नामुमकिन हो जाता है। यानी कि ऐसा लाल रहता है तो कहता है कि दोनों के हरा है का, यानी कि वही चीज़ है, वर्णांधता की कमी होती है। यानी कि उसमें जो भी ये कहते हैं कि कलर अपना नहीं पहचान पाता है। जैसे छोटे बच्चे को बात ही छोड़ो भैया, उसको कलर के बारे में भी ज्ञान ही नहीं है। अब जिनको ज्ञान है मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिनको पता है कि कलर इतने होते हैं इस टाइप के, तो वो अगर देख रहे हैं और उसमें कलर का पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो वही चीज़ क्या होती है, वर्णांधता होती है। चलो लिखते हैं, लिखिए कुछ व्यक्तियों या यानी कि बूढ़े के अक्सर होता है ये सब, आप देखते होंगे बूढ़े व्यक्ति को। तो लिखिए कुछ व्यक्तियों के आँखों की रेटिना, कुछ व्यक्तियों के आँखों की रेटिना, कहाँ की रेटिना भैया, आँखों की रेटिना क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के आँखों की रेटिना, एक मिनट जूम इन कर दो थोड़ा, ठीक है। देखिए क्या है, कुछ व्यक्तियों के आँखों की क्या होती है, रेटिना में संकोशिकाएं नहीं होती। पहली कमी यही हो जाती है कि में संकोशिकाएं नहीं होती है। नहीं होती है, क्या नहीं होता है, संकोशिकाएं इसमें नहीं होती है, और जिनके कारण रंगों की पहचान करना मुमकिन होता है, जिनके कारण रंगों की पहचान नहीं हो पाती है, रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। क्या होता है, इसमें रंगों की पहचान एवं अंतर करने की क्षमता नहीं रह जाती है, अंतर भी समझ लो, तो उसे क्या कहते हैं। और इस दोष को वर्णांधता, ये भी समझ लो, जैसे जरा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता है, ऐसे वर्णांधता है। तो इसको लिखिए, इस दोष को वर्णांधता कहते हैं। अच्छा बताओ, अभी तक कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़, रटना पड़ा है कोई चीज़, नहीं रटना, मेरे चैनल पर रटना ही नहीं पड़ेगा आपको। वर्णांधता कहते हैं, समझ में आया। वर्णांधता क्या होता है, जैसे ये कुछ व्यक्ति यानी कि बूढ़े व्यक्ति को होता है, तो वो रंगों की पहचान नहीं कर पाए, कि अंतर नहीं पहचान पाते हैं, वही क्या होता है, वर्णांधता कहलाता है। समझ में आया ना। और यह एक रोग भी है, आनुवंशिक रोग है। अगर पूछे वर्णांधता कौन रोग है, या आनुवंशिक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अनुवंशक रोग। अब देखिए जरा दृष्टि दोष, ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ये अक्सर बूढ़े व्यक्ति का होता है। एक बार सुन लो, मैं बता दे रहा हूँ जरा दृष्टि दोष होता क्या है। जरा दृष्टि दोष भैया यही होता है, अगर कोई व्यक्ति लेटा है तो खड़ा दिखाई देगा, वो चश्मों में मतलब जो होता है संबंधन क्षमता उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये अधिकांश मनुष्यों को निकट बिंदु दूर हट जाती है, और चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यही क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। समझ में आया ना, एक बार बता दिया हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता इसमें। अगला हेडिंग आप डालिए, अबिंदुकता। छोटा छोटा भाई बच रहा है, उसको आज कवर कर देता हूँ इस वीडियो में। आखिर ये क्या होता है, अबिंदुकता। ये जो होता है, ये आँखों का वह दोष है जिसमें क्षैतिज दिशा ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी कि अब समझ लो, जैसे कोई लेटा है तो क्या दिखाई देगा, खड़ा दिखाई देगा। कोई खड़ा है कैसा दिखाई देगा, लेटा दिखाई देगा। अगर पानी है तो क्या आएंगे, आग है। यानी कि विलोम समझे, अबिंदुकता समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे कोई लेटा है, जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हो, या सॉरी जैसे लेट के आप पढ़ रहे हो, तो कहेंगे, जिनको ये बूढ़े व्यक्ति को होता है भैया, क्योंकि अब कितने प्रकार के रोग चले हैं, कुछ नामुमकिन और विज्ञान भी ठूस ठूस के भर दिया है। समझ में आया ना। तो अबिंदुकता समझ में आ गया होगा कि जो खड़ा रहेगा वो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है ना। जो खड़ा है वो कैसे दिखाई देगा, लेटा हुआ है, और जो लेटा है वो क्या दिखाई देगा, खड़ा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से क्या होता है, अबिंदुकता होता है। समझ में आया ना। अब इसमें लिख देता हूँ थोड़ा, लिखिए, इस दोष में, सॉरी एक मिनट ना, चलिए लिखो, कौन से दोष में, यानी कि अबिंदुकता में, इस दोष में क्षैतिज दिशा, कौन सी दिशा, क्षैतिज दिशा में, जो ये क्षैतिज दिशा या ऊर्ध्वाधर दिशा, आप अपने भाषा में लिखिएगा, हमारा भाषा मत प्रयोग करिएगा।
ऊर्ध्वाधर दिशा। कैसा दिशा? इस दोष में क्षैतिज दिशा या ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए ध्यान में रखना, ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तुएं, एक मिनट, स्पष्ट दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? अस्पष्ट। थोड़ा मैं मिस्टेक कर दिया भाई, सॉरी कहता हूँ ना। अबिंदुकता क्या होता है? देखिए मैं उसमें चला गया, जरा दृष्ट दोष में चला गया था, अबिंदुकता था। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं अबिंदुकता क्या होता है। जैसे क्या है, ऊर्ध्वाधर दो होता है और जो क्षैतिज दिशा होती है, कैसा कैसा, सॉरी यार माफ़ करिएगा, जो क्षैतिज दिशा होती है और जो ऊर्ध्वाधर दिशाएं होती है वे स्पष्ट दिखाई देते हैं और उसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं, उसे अबिंदुकता। यही कर दीजिएगा, उल्टा सीधा मत कुछ लिखिएगा, जो मैं जस्ट पहले बताया। कभी हो जाता है ना किसी किसी से मिस्टेक, तो ये क्या हो जाता है? अबिंदुकता होता है। अब देखिए अगला जो हेडिंग आ जाता है, अगले हेडिंग में कई हेडिंग बन जाते हैं। और कई हेडिंग यानी कि पृथ्वी में आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है ना। और बस यही चीज़, और इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये 3-4 जो हेडिंग है, चलिए अगले पेज में हेडिंग में वो भी चर्चा कर लेते हैं। और इसी के साथ इस लेसन को क्या कर देता हूँ मैं? एंड कर देता हूँ। चलो अब अगला जो आ जाता है, गहरे जल का नीला दिखाई देना। यानी कि जो गहरा जल होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? आप देखते होंगे अक्सर कि जो गहरा जल होता है, यानी कि जो जल में पानी होता है, भैया जल में पानी समझ गए ना। जो गहरा जल है यानी कि जो पानी है समुद्र में या तालाब में, जो पानी है या जो जल कहते हैं, मतलब जल पानी एक ही होता है ना। चलिए, तो उसमें जो प्रकीर्णन, पहली बात तो अगर एक नंबर में आ जाए तो कि क्यों होता है ऐसा? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो होता है, जैसे जब प्रकाश गहरे जल में गुजरता है तो जल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और आप सब जानते हैं नीले और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और इसी के कारण जो होता है वो नीला दिखाई देने लगता है। बस सिंपल सी बात है। देखिए फिर से एक बार समझते हैं। नीला और बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, वो सबसे अधिक होता है और इसीलिए मिलकर नीला दिखाई देते हैं। तो इसमें हम सब क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए क्या होता है? गहरे जल का नीला दिखाई देना होता है। समझ में आ गया भैया। अगला जो आ जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब भैया ऊपर से जब आएगा उतनी दूर से, तो हमारी आंखों तक जब पहुंचेगा तो वहां से वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य का प्रकाश है वो वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुँचता है। ठीक है ना। वो बहुत दूर से, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत दूरी से आता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है और उसमें जो है जो धूल होते हैं, जो उसके कण होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। अब जानते हैं हम इसके बाद क्या लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे नीला और बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है और इसीलिए दिखाई देता है। बस यही चीज़ आपको लिखना है, बस इस वीडियो में इतना ही। और इंद्रधनुष उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। तो आज का जो सेशन था, आज का जो लेसन 2 था, पूर्ण रूप से दी एंड हो गया। एक नंबर वाला अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे तभी बताऊंगा, नहीं तो मैं आंकिक प्रश्न की तरफ बढ़ जाता हूं। और कल ही आपको आंकिक प्रश्न गारंटी में कहता हूं मिल जाएगा। जिस टाइम आज ये मिला है उसी टाइम मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद मैं विद्युत में आ जाऊंगा। विद्युत 2-3 दिन चलाऊंगा, 3 दिन में चालू कर दूंगा। मैं इतना गारंटी लेता हूँ, अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं ना, बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, गारंटी लेता हूँ। लेकिन हर एक वीडियो को टच कीजिए, बहुत वीडियो आप सब नहीं देखते। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए यार, मेहनत करते हो तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।